रूस इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर जनसांख्यिकीय संकटों में से एक से गुजर रहा है और इस संकट की गहराई इतनी भयावह मानी जा रही है कि खुद क्रेमलिन के वरिष्ठ अधिकारी इसे खुले तौर पर कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी कहने लगे हैं, क्योंकि जन दर लगातार गिर रही है, मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन के साथ लंबे समय से चल रहे युद्ध ने युवा आबादी को निगल लिया है। सामाजिक और आर्थिक दबाव आम लोगों के जीवन को अस्थिर कर चुके हैं और इन तमाम कारणों ने मिलकर रूस को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सरकार अब असाधारण और बेहद विवादित उपायों पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स जैसे विचारों से लेकर रात के समय इंटरनेट और लाइट बंद करने तक के प्रस्ताव शामिल हैं, ताकि दंपत्तियों को एक दूसरे के करीब आने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में रूस में जन्म दर 1999 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। रॉस्टैट के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में केवल लगभग 5,99,600 बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 16,000 कम है, जबकि मौतों की संख्या 3,25,000 से ज्यादा रही, जो साल दर साल करीब 49,000 की बढ़ोतरी दर्शाती है। यानी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की जगह अब प्राकृतिक गिरावट साफ दिख रही है। और हालांकि प्रवासियों की संख्या बढ़ने से इस गिरावट को थोड़ी देर के लिए संभाला जा रहा है, लेकिन कुल तस्वीर सरकार के लिए बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इसी पृष्ठभूमि में तथाकथित विशेष जनसांख्यिकीय अभियान का विचार सामने आया है, जिसमें ब्रिटिश टैब्लॉइड मिरर की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रस्ताव ऐसा भी है कि रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक इंटरनेट और लाइट बंद कर दी जाए, ताकि लोग स्क्रीन से दूर रहें, आपसी निकटता बढ़े और संतानोत्पत्ति को बढ़ावा मिले। इसके अलावा गृहिणियों के लिए मासिक भत्ता, नवविवाहित जोड़ों के लिए शादी की पहली रात के होटल खर्च को सरकारी फंड से चुकाने, यहां तक कि युवाओं को रिश्ते बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली डेट का खर्च सरकार द्वारा उठाने जैसे विचार भी चर्चा में हैं, जो रूस के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैरानी, मजाक और तीखी आलोचना का विषय बन चुके हैं। और इसी माहौल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बेहद नियंत्रित और सख्त सार्वजनिक व्यक्तित्व के विपरीत एक दुर्लभ क्षण में अपने निजी जीवन को लेकर हल्का सा पर्दा उठाया, जब सालाना वर्ष अंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सीधे सवाल पर उन्होंने सिर्फ एक शब्द में स्वीकार किया कि हाँ, वे इस समय प्रेम में हैं। 73 वर्षीय पुतिन ने न तो उस व्यक्ति की पहचान बताई और न ही कोई विस्तार दिया, लेकिन ये बयान उस नेता के मुंह से आया है जो आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को लोहे के पर्दे के पीछे रखता है और जिनके बारे में वर्षों से पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट अलीना कबाएवा के साथ लंबे रिश्ते की अटकलें लगती रही हैं, जिनके साथ कथित तौर पर उनके 2 बच्चे भी बताए जाते हैं। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पुतिन का ये छोटा सा बयान एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया जहां उन्होंने दूसरी ओर यूक्रेनी युद्ध को लेकर बेहद कठोर रुख दोहराया। ये स्पष्ट किया कि वे अपने सैन्य लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेंगे और साथ ही ये भी कहा कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए किसी चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि वे लगातार ज़ेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि युद्धकालीन नियमों के कारण उनका कार्यकाल 2024 में समाप्त होने के बावजूद बढ़ा हुआ है। इसी मंच से पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीबीसी के खिलाफ दायर किए गए $10 अरब के मुकदमे का भी खुलकर समर्थन किया, ये कहते हुए कि ट्रंप सही हैं। ट्रंप का आरोप है कि बीबीसी ने 6 जनवरी के कैपिटल दंगे से पहले दिए गए उनके भाषण को जानबूझकर गलत तरीके से संपादित किया, ताकि उन्हें विद्रोह भड़काने वाला दिखाया जा सके। और इस वैश्विक भू राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव भी लगातार बढ़ रहा है, जहां अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला के तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक तेल टैंकर का पीछा किया। ये कार्रवाई उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों को रोकने के आदेश दिए हैं। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला प्रतिबंधों से बचने के लिए फर्जी झंडों और अवैध तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है और तेल से होने वाली आय का इस्तेमाल मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में किया जा रहा है, जबकि वेनेजुएला इन कार्रवाइयों को खुली चोरी और अपहरण बता रहा है। इसी तरह मध्य पूर्व में हालात और भी विस्फोटक बने हुए हैं, जहां इजरायली सेना लगभग 10,000 रिजर्व सैनिकों को स्थायी रूप से घर पर रखने के लिए हथियार देने की योजना बना रही है। 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं से सबक लेते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि आपात स्थिति में प्रतिक्रिया का समय कम किया जा सके। वहीं गाजा में युद्धविराम के बावजूद इजराइल पर बार-बार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। कथित पीली रेखा के आसपास नागरिकों पर गोलीबारी, घरों की तबाही और सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत की रिपोर्टें सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की कोशिशों के बावजूद युद्धविराम का दूसरा चरण अधर में लटका हुआ है और इजरायली मीडिया में यहां तक कहा जाने लगा है कि इस पीली रेखा को ही नए सीमा क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है।
इन सब के बीच ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने आरोप लगाया है कि इजराइल विदेशों में यहूदी समुदायों पर फॉल्स फ्लैग हमले कर यहूदी विरोधी सिभाना को भड़काने और खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। सिडनी में हुए हालिया हमले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई नई रणनीति नहीं है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से उस हमले की निंदा भी की है। और इन तमाम घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ होता है कि दुनिया इस समय केवल युद्धों और कूटनीतिक टकरावों से ही नहीं बल्कि गहरे सामाजिक, जनसांख्यिकीय और नैतिक संकटों से भी जूझ रही है। जहां एक ओर रूस जैसे देश जन्म दर बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व और विवादास्पद उपायों पर विचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वैश्विक राजनीति में शक्ति, युद्ध, प्रतिबंध और आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। और इस पूरे परिदृश्य में आम इंसान की जिंदगी, उसकी सुरक्षा, उसका भविष्य और उसकी गरिमा बार बार दांव पर लगती दिखाई दे रही है।